नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, जहां बिजली कर्मियों ने हड़ताल वापस ली है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने संघर्ष समिति को आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित भी किया गया है, एफआईआर हो, निलंबन हो या अन्य कार्रवाई हो, वापस होगी। संघर्ष के मुद्दों को वार्ता को हल किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने संघर्ष समिति के पदाधिकारियों से कहा है कि जहां भी विद्युत आपूर्ति बाधित हो, शीघ्र उसे शुरू किया जाए। जो भी कर्मचारी कार्यस्थल पर ना हो, ड्यूटी पर पहुंचे। तो बैठक थी और बैठक से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी और उम्मीदें जो है सही साबित हुई हैं, जहां बिजली कर्मियों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। तो लगातार जनता का जो कार्य बाधित हो रहा था, बिजली बाधित हो रही थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो वापस लौट आए हैं। और इस दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आश्वासन दिया है कि हड़ताल के दौरान जो भी कार्रवाई की गई है वो वापस ली जाएगी। अधिकारीगण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, उनके इस पदाधिकारीगण की उपस्थिति में संघर्ष समिति ने ये जो हड़ताल चल रही थी उसे एक दिन पहले समाप्त करने का निर्णय लिया है और हमने उनसे कहा है, उनके इस निर्णय का धन्यवाद करता हूं प्रदेश की जनता की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, अपनी ओर से। मैंने उनसे ये कहा है कि उनकी जो मांगें थीं, जो समझौते हुए थे, उन पर वार्ता करके उन पर सार्थक रूप से काम किया जाएगा। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इनका निवेदन था कि उन कार्रवाइयों को वापस लिया जाए। मैं उन कार्रवाइयों को वापस लेने के लिए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देशित किया है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने पर न्यूज वन इंडिया ने ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी। सर, लगातार चौथे पांचवें दौर की बैठक चली थी और उसके बाद अब आपकी तरफ से पहल की गई और अब हड़ताल वापस ली गई। मैं विद्युत कर्मचारी संगठनों के सभी पदाधिकारियों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को समझते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना को समझते हुए, जनता की अपेक्षाओं को समझते हुए उन्होंने अपनी हड़ताल वापस लिया है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम भी पहले की तरह हम अभी भी तत्पर रहेंगे। सर, माना जाए कि करीब उनकी वो थे, बहुत देर से थे और अब कब से अपील है, कब से वो लोग वापस आएंगे? अभी तत्क्षण तात्कालिक मैं चाहूंगा कि सभी विद्युत कर्मचारी अपने अपने काम पे लग जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ए.के. शर्मा, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद है। तो देखिए, हड़ताल खत्म हो गई है, बिजली संकट अब दूर हो गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, हड़ताल खत्म हुई है, बिजली संकट अब दूर होने की संभावना है। जो इतने दिन से कार्य बाधित हुआ, अब उसको वापस से सुचारू रूप से चलाना है। किस तरीके से अब माहौल दिख रहा है जमीनी स्तर पर? बिल्कुल 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान विद्युत कर्मचारी ने किया था, लेकिन 48 घंटे उसके भीतर ही ये लोग काम पर वापस आ गए हैं। कल एक बार फिर बैठक हुई थी ऊर्जा मंत्री और संघर्ष समिति के बीच में। उसके बाद जो बात हुई, शायद सहमति बनी है तमाम चीजों पर, और कुछ चीजें हैं जिनको लेकर के कहा गया आगे भविष्य में उन पर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कल बैठक के बाद में ऐलान किया गया कि अब जो ये चल रहा था, हड़ताल चल रही थी, समाप्त हो चुकी है और इसके बाद सभी को अब काम पर वापस आने का निर्देश संघर्ष समिति की ओर से दिया गया है कि सब लोग अब काम पर वापस आए। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है जहां पर भी जो समस्या हो रही है तत्काल प्रभाव से उनको दूर किया जाए, क्योंकि जनता को दिक्कत ना हो, ये सब प्राथमिकता चाहे कर्मचारी हो चाहे सरकार, दोनों के लिए है। निश्चित तौर पर कल रात में ही तमाम जगह जहाँ फॉल्ट थी उनको ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया था और जो कुछ जगह पर अभी बचा है वहाँ आज सुबह से ही काम तक कर्मचारी लगे हुए। निश्चित तौर पर ये हड़ताल 48 घंटे के थे। 48 घंटे में बड़ा नुकसान हालांकि हुआ, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो 72 घंटे की हड़ताल थी उसको 48 घंटे में समाप्त करा करके कहीं ना कहीं सरकार ने संदेश दिया है कि हड़ताल से जो
कर्मचारी हैं उनकी बातें भी मानना जरूरी है, साथ ही साथ जनता का ध्यान रखना भी जरूरी है जी। बिल्कुल, और सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उसे भी पूरा करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रयागराज से अब खबर, अतीक के गुर्गों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। विधिक प्रक्रिया के बाद पीडीए आज से शुरू कर सकता है अपना एक्शन, जहां पीडीए की टीम अतीक के गुर्गों का अवैध निर्माण ढाएगी। धूमनगंज और तेलियरगंज इलाके में ध्वस्तीकरण होगा। हत्याकांड में शामिल शूटरों के अवैध निर्माण अब ध्वस्त किए जाएंगे। बगैर पीडीए से नक्शा पास कराए निर्माण किया गया है और ऐसे में उनको अब जमींदोज करने की बड़ी तैयारी है और बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से चलता नजर आएगा। तो हत्याकांड में शामिल शूटरों के अवैध निर्माण अब ध्वस्त होंगे, जमींदोज किया जाएगा उनको, जिस दौरान ये पाया गया है कि बगैर पीडीए से नक्शा पास कराए जो भी निर्माण होंगे उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। तो अतीक के गुर्गों के अवैध निर्माण पर अब बुलडोजर चलेगा। बड़ी कार्रवाई, विधिक प्रक्रिया के बाद पीडीए आज से शुरू कर सकता है एक्शन। तो पीडीए की टीम अतीक के गुर्गों का अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। धूमनगंज और तेलियरगंज इलाके में ध्वस्तीकरण होगा। दिल्ली से अब खबर, एसकेएम की रामलीला मैदान में महापंचायत आज। लाखों किसानों से जुटने का आह्वान किया गया है। महापंचायत को लेकर बैठक की गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। कृषि में बढ़ती लागत से किसान परेशान है। फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। 80% से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं। तो ये तमाम मुद्दे जिनको लेकर बैठक में चर्चा हुई है और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये महापंचायत बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। कृषि में बढ़ती लागत से किसान परेशान हो रहे हैं। फसल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 80% से अधिक किसान कर्ज में डूब चुके हैं। तो ये बड़ी परेशानियां हैं किसानों की और ऐसे में इन्हीं परेशानियों को चलते किसान जो है लगातार अपनी मांग जो है सरकार के सामने रखते आए हैं और इसी के चलते रामलीला मैदान में आज महापंचायत है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लाखों किसानों से जुटने का आह्वान किया गया है। महापंचायत को लेकर बैठक भी हुई है। बैठक में रणनीति बनाई गई है कि किस तरीके से मांग करनी है। इस महापंचायत के जरिए अपनी परेशानियों को उजागर करना है। तो कृषि में बढ़ती लागत के चलते किसान परेशान हो रहे हैं। दिल्ली से अब खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का दौरा है आज। कर्नाटक दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज कर्नाटक के बेलगाम का दौरा करेंगे राहुल गांधी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज खास दौरा, कर्नाटक दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज कर्नाटक के बेलगाम का दौरा करेंगे राहुल गांधी। 2024 की तैयारी के लिए जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार जमीन तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी के चलते अब राहुल गांधी का दौरा है कर्नाटक का, जिस दौरान उनका बड़े कार्यक्रम भी है। बेलगाम का वो दौरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज कर्नाटक दौरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। अयोध्या पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। इसके बाद सीएम ने रामलला के दर्शन किए। सीएम ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति जानी। सीएम योगी मणिराम दास छावनी पहुंचे, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास से उन्होंने मुलाकात की। भूमि पर रामलला के विराजमान होने के पूर्व यहां पर रामकोट के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पवित्र स्थल पर नाम और नामी दोनों यहां पर विराजमान है।
हम सब जानते हैं कि हम सब ने अपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को पढ़ा है और हम सब जानते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। यानी कलयुग में नाम का अपना महत्व है और उसके बारे में भी जो बात कही गई है कि जपात सतम पुण्यम गुणम पुण्यम रामनामाभिलेखनम, यानी जब से 100 गुना ज्यादा पुण्य नाम लिखने से, और यहां पर तो 28 करोड़ नाम रामकोट में संरक्षित किए गए हैं और ये निरंतर इसमें अभिवृद्धि होती हुई दिखाई देगी। यानी इसका पुण्य हमें अनंत काल तक न केवल सन्मार्ग पर ले चलने की बल्कि हम सबको जीवन के समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा। आगामी लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को देखते हुए पिछड़ी जाति के मतदाताओं को जोड़ने के लिए कानपुर में बीजेपी पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और बैठक का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम ने बताया कि 2014 लोकसभा में 275 और 2019 में 325 और 2024 में 400 पर सीट हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतनी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश के हैं ही, लेकिन आज जैसा माहौल देश का है उससे ये पता चलता है कि पूरा देश भी माननीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया है। और लोकतंत्र में उसका प्रमाण होता है कि जब कहीं चुनाव हो और चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है। तो हम गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के गोवा तक भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव विधानसभा के चुनाव में खिला चुके हैं। और जब भी नगर निकाय का चुनाव होगा तब भी कमल खिलेगा। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार बनाने का सौभाग्य मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। कानपुर में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन द्वारा जो रणनीति तैयार की गई है, माननीय न्यायालय में जो लोग जाए वह समाजवादी पार्टी के थे। बीजेपी ने माननीय न्यायालय के आदेश के बाद इसको स्थापित व्यवस्था के तहत कार्य किया है। देखो, जिन लोगों ने इस विषय को स्थापित करने की कोशिश की वो स्वयं पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं और उनकी प्राथमिकता में उनका परिवार, उनका घर है। पिछड़े वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक चुनाव में ये विषय आगे बढ़ा तो माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय न्यायालय के आदेश आने के बाद भी हम लोगों ने बिल्कुल स्थापित व्यवस्था के तहत संविधान में जो प्रदत्त आरक्षण है उस आरक्षण की व्यवस्था के साथ ही चुनाव में जाएंगे। ये संकल्प भाजपा का, पार्टी का और हमारे सरकार का था और हमने उसे लेकर आगे बढ़े। हम लोगों ने माननीय न्यायालय को विश्वास दिलाया कि हम डेडिकेटेड कमीशन बना देंगे और हमें समय दिया जाए। समय हमें दिया गया है और अब आयोग की रिपोर्ट आ गई है सरकार और बहुत जल्दी अब निर्णय सरकार को लेना है, शासन को लेना, आरक्षण को लेकर आरक्षण कर देंगे और उसके बाद निर्वाचन आयोग उसकी समय तिथियां तय करेगा और हम लोग पूरी तैयार हैं। आगरा पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश से अस्तित्व खो चुकी है। सपा और अखिलेश की साख अब यूपी में नहीं बची है। अखिलेश बंगाल में जाकर कौन सा फ्रंट बनाएंगे ये तो वही जाने, लेकिन यूपी के लोगों में उनकी पार्टी के लिए कोई स्पेस नहीं है।
अखिलेश जी सब कौन सा फ्रंट बना रहे हैं तो वही बता पाएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी समाजवादी पार्टी की वो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में खत्म हो चुकी थी। अब विपक्ष क्या चाहता है, मैंने चाहता हूँ रामायण पाठ में भी अगर उन्हें दिक्कत है तो भाई ठीक है, वो अपना वो तो उनकी मर्जी है, वो क्या सवाल कर सकते हैं। हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है कि हम रामायण पाठ भी कराएंगे और हम लोगों को आम जनमानस को जागरूक भी करेंगे। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां कस्या तहसील परिसर में आयोजित गोंडा जाति के धन्यवाद जनसभा में पहुंचे राज्य मंत्री असीम अरुण का गौड़ समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री असीम अरुण ने लाभार्थियों को अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र पाए लोगों ने पीएम मोदी का धन्यवाद कहा। इस दौरान असीम अरुण ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। प्रकार के बड़े संकल्प हुए हैं। आने वाला समय अमृतकाल की मैं बात करूं या अगले 4 साल की भी बात करूं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इसको हम सबको मिलकर करना है। जो प्रशासनिक तंत्र है उसको बहुत निकटता के साथ सभी मंत्री देख रहे हैं। एक एक व्यक्ति जिसने निवेश का संकल्प लिया है, उनको ज़मीन खरीदना हो, ज़मीन अलॉट कराना हो, फायर की एनओसी हो, कोई भी कार्य हो, उसको बहुत तेज़ी के साथ कराया जा रहा है, जिससे कि हमारे उद्योग लगाने वाले साथी, चाहे वो छोटा सा उद्योग लगा रहे हो 5 लाख का, चाहे वो बहुत बड़ा उद्योग लगा रहे हो, हर एक को समर्थन दिया जा रहा है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तभी सब कुछ मजबूत होगा। कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पिछले 5 साल में बड़ी सफलता मिली। उद्योग धंधे हमारे पटरी पे आए, अब आने वाले समय में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के और अब खबर कानपुर से है, जहां सपा एमएलए इरफान सोलंकी की पत्नी मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज से कानपुर जेल शिफ्ट किया है। महाराजगंज जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जेल प्रशासन परेशान कर रहा है, इसके आरोप उनकी पत्नी और मां ने लगाए हैं। प्रयागराज शूटआउट मामले में एक और नया वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हमने आपको दिखाई, जहां बमबाजी के बाद की तस्वीरें ये सामने हैं। वीडियो में दिख रहे हैं जख्मी सिपाही राघवेंद्र। तो उमेश पाल हत्याकांड मामले में जो सिपाही घायल हुए, ये उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवंतापुर गांव में किसान सहकारी समिति पर नामांकन के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर पथराव और फायरिंग हुई। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। जहां बता दें कि आज जो सहकारी समिति के अध्यक्ष पद पर नामांकन और चुनाव होना था, इस दौरान प्रत्याशी हीरालाल और मनप्रीत सिंह के दोनों पक्ष नामांकन पत्र को लेकर सामने आ गए। मारपीट में लगभग 4 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। किरपान मारी है। किसने मारी है? अब सीएम बता नहीं किन्ने मारी, हम तो छुपा बैठे थे। क्या वजह क्या हुई? हम लोग यहाँ गेट पे खड़े थे तो असल हो रहा था, तो हम लोग सब अब देखते हो, हम भी देखते हैं, सब पहुँच जाते हैं तो हम चलाने लगे, डंडा चलाने लगे और दरोगा ने उठाई फायर कर दे तो जो सरदार अंदर घुसेड़ दिया। लेकिन मैं वहाँ खड़ा हुआ था, जैसे डालने गाड़ी से तिरपाल उठाए के और चलाने लगे एकदम से। भगवंतापुर में आज सहकारी समिति के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था। इसमें 2 पक्षों में आपस में झगड़ा हुआ और पुलिस मौके पे आ गई। सारे लोग अब शांति है। और अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिला मुख्यालय पर स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल में निःशुल्क चिकित्सा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया और करीब 300 मरीजों का निःशुल्क मेडिकल टेस्ट कर उन्हें दवाएं बांटी हैं। आशीर्वाद हॉस्पिटल निकट सनी चौराहा जय किसान इंटर कॉलेज के पास में निःशुल्क फ्री कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें डॉक्टर RK पटेल सर नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अजय कुमार त्रिपाठी चर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 225 मरीजों का जो है निःशुल्क इलाज किया गया। और आज हमारे वहाँ रक्तदान शिविर का भी आयोजन था। इसमें लगभग 10 यूनिट ब्लड जो है गरीब पेशेंटों के लिए जो असहाय हैं, जिनको निःशुल्क जो है ब्लड दिया।
फेसबुक और इंस्टाग्राम बना आत्महत्या करने का नया प्लेटफॉर्म। लोग अपनी आत्महत्या को भी दिखाना चाहते हैं लाइव। जहां नोएडा पुलिस ने एक युवक को आत्महत्या करने से बचाया है। इंस्टाग्राम पर युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक फोटो डाला था। कमिश्नर पुलिस लक्ष्मी सिंह ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया। कमिश्नर पुलिस लक्ष्मी सिंह ने संबंधित जगह की लोकेशन निकाली। तुरंत एक्शन लेकर युवक को आत्महत्या करने से बचा लिया। पत्नी से झगड़ा होने के बाद युवक का फांसी लगाना चाहता था। पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की है। इससे पहले भी गाजियाबाद के एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर उसे बचाया था। अपराधियों को पकड़ने वाली तकनीक अब लोगों को भी जान बचा रही है। पहले पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी लोकेशन निकालती थी। लोगों की जान बचाने में भी पुलिस का ये अहम हथियार साबित हो रहा है। सूचना की गंभीरता को समझते हुए अफसरों की कमी नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बेहद ही ज्यादा गंभीर हैं। पुलिस कमिश्नर की सूचना मिलने पर टीम के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं, खुद ऑपरेशन को अंजाम देती हैं। जब तक पुलिस ने युवक को बचा नहीं लिया तब तक वे चैन से नहीं बैठी। इंस्टाग्राम पर पोस्ट मिला जिसमें फांसी का फंदा लगाए युवक ने अपनी फोटो डालते हुए आज वो खत्म हो जाएगा के नाम से पोस्ट डाली थी। उसको लोकेशन निकाल के उन्होंने तत्काल गौतम बुद्ध नगर जनपद के सोशल मीडिया सेल को अलर्ट भेजा और इस पर हमारी पुलिस ने रिएक्ट करते हुए उसकी लोकेशन थाना धनकौर क्षेत्र की निकाली और उस पर अपनी लोकल थाने की फोर्स को भेजा गया। लोकल थाने की फोर्स ने टाइमली इंटरवेंशन करते हुए युवक को समझाकर उसको उसके कमरे से निकाला और उसके बाद उसको ले जाके काउंसलिंग की। काउंसलिंग के दौरान युवक द्वारा अपने पारिवारिक विवादों के विषय के बारे में, पारिवारिक लड़ाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। उसके उपरांत उसको उसके परिवारजनों के संग बैठा के तत्परता से काउंसलिंग कराते हुए उसको एक सुखद मानसिक फ्रेम में लाते हुए वापस भेजा गया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट मिला। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अब आत्महत्या करने का एक नया प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अब अपनी आत्महत्या करने से पहले भी कुछ ना कुछ पोस्ट शेयर करते हैं और पहले जो अपराधियों को पकड़ने में हथियार कामयाब रहता था कि उनकी लोकेशन ट्रेस की जाती थी, अब वही हथियार कहीं ना कहीं सफल साबित हो रहा है लोगों की जान बचाने के लिए भी। जहां कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया जब एक युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते वो आत्महत्या करने जा रहा था और इससे पहले उसने एक पोस्ट डाला जिसका संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।